नमस्कार दोस्तों। अब बात इस समय चल रही थी, अभी भी चाही जाती है, एक देश एक कानून और वन रैंक वन पेंशन की बात पहले ही उठ चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश में एक जब देश है तो एक कानून होनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन भी होनी चाहिए। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो जब वन रैंक वन पेंशन, एक देश एक कानून और एक साथ इलेक्शन की भी बात होती है, ये भी बात अच्छी है। सब कुछ एक देश एक कानून एक चुनाव, वन रैंक वन पेंशन की बात सभाओं में कह सकते हैं, करते रहे हैं। तो एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं? एक देश एक शिक्षा लागू करने में सरकारों को क्या कठिनाई है? अब ये तो बात समझ से परे है। क्या कठिनाई है? क्या उसको लागू करने में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर समानता लाना ही नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि उसी जो स्कूल में अमीर एक अरबपति का बच्चा पढ़ेगा और एक मजदूर का बच्चा पढ़ेगा, तो उसको अभिभावक भी बच्चा भी उसको कैसे एडजस्ट करेगा? क्या सभी एक साथ एक समान रूप में आएंगे, बढ़ेंगे, उनका विकास होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से? तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, एक देश तो है, शिक्षा अनेक है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका सिलेबस एक है। उनका सिलेबस से ये मतलब नहीं है कि वो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे, उसमें सभी बच्चे देंगे, यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, स्टेट वाइज जितने भी हैं वो, और आईसीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के भैया। जब उस बच्चे को आईसीएसई या सीबीएसई के बोर्ड के बारे में उसको जानकारी नहीं है, उस पैटर्न से क्वेश्चन बनेंगे, वो कहाँ से कर पाएगा? कैसे उस एग्जाम को बीट कर पाएगा? अब सवाल आता है कि सारे बोर्ड के बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, डिग्री कॉलेज में पहुंचते हैं, वहां तो एक शिक्षा सब हो जाती है, ये माना जाता है। लेकिन जो एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ करके आया है, एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आया है, एक गांव से पढ़ करके आया है, उसको भी उस यूनिवर्सिटी में या उस डिग्री कॉलेज में एडजस्टमेंट करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन बच्चों के साथ जब एजुकेशन का तालमेल ही नहीं बन पाता है, तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, टीचर ने पढ़ाया, पूछा, आ गया, 100 बच्चों में 20 बच्चों ने हाथ उठा दिया, जी सर कंप्लीट, 80 बच्चे तो रह गए ना। 80 बच्चे वो कौन है? स्टेट वाइज ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। तो एजुकेशन एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा विकास की योजना है। विकसित देश कहीं पर भी ले लीजिए, किसी भी देश की ले लीजिए, विकसित देश में एजुकेशन नीचे स्तर से, प्राइमरी स्तर से इतनी मजबूत बनाई जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है कि वहाँ से बच्चे निकलते निकलते यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ता है, और वो हर एक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि वो देश तरक्की कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब एजुकेशन कर लिए तब तरक्की हुई है,
पहले उनके साथ में भी ऐसी थी, उनके यहाँ भी गरीबी थी, उनके यहाँ भी बेरोजगारी थी, लेकिन उन्होंने प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय को मजबूत किया, प्राथमिक विद्यालयों को जोर दिया, वहाँ के एजुकेशन को, वहाँ के पॉलिसी को, तब जाकर के धीरे 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 करके वो एक स्किल्ड रूप में उनको एजुकेट किया, और तब जाकर के बेरोजगारी वहाँ पर है लेकिन कम से कम है, और रोजगार पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, अपना बिजनेस पर से फोकस किया, तब जाकर के वहाँ की जनता जब कमाएगी तो निश्चित रूप से टैक्स देगी, और जितनी जनता कमाएगी उतना ही टैक्स होगा, और जितना टैक्स आएगा तो उतना ही राजस्व उस सरकार को, उस देश को प्राप्त होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ जो टैक्स देने वालों की संख्या कम है और खर्चा करने वालों की संख्या ज़्यादा है, जिन पर फ्री किया जा रहा है, क्योंकि उनको कमाने लायक हमको बनाना नहीं है। जो अगर हम उनको कमाने लायक बना देंगे, वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये महीना कमाने लगेंगे, तो फिर हम उनसे कैसे कह देंगे कि हम आपके हित ऐसी हैं, हम आपको 3,000 रुपये देंगे, हम आपको 2,000 रुपये देंगे, हम आपको राशन देंगे। जब हम कुछ देंगे नहीं तो फिर हमको वोट कहाँ से मिलेगा? तो वोट के खातिर हम ये सब करने को तैयार हैं, लेकिन उनको रोजगार देने को तैयार नहीं है, या रोजगार परक बनाने के लिए हमारी सोच नहीं है। जिस दिन ऐसी सोच हो जाएगी तो मुश्किल से 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा, लेकिन निचले स्तर से जो अगर हमारी एजुकेशन मजबूत की जाती है और एक शिक्षा पूरे देश में लागू कर दी जाती है, तो 20 साल से 25 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, हमारा भी देश विकसित भले ही न बन पाए, लेकिन आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। क्योंकि जितने लोग काम करेंगे आर्थिक और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, उतना ही टैक्स और टैक्स का भार भी कम हो जाएगा। जो आज 30%, 40% या 20%, 15% जो टैक्स लिया जा रहा है हर एक चीज़ में, जीएसटी में सब, तो ये शायद और भी कम हो सकता है और लोगों को राहत हो सकती है, और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। हर एक का जीवन बड़े आसानी से चल सकता है, चलाया जा सकता है। नहीं तो जो नीचे है तो नीचे है, ये चाहे जैसे बसर कर ले, और जो ऊपर है तो ऊपर है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो घुट घुट करके जी रहा है मिडिल क्लास, तो वो घुटता ही रहेगा। आखिर उसको घुटने का संकल्प कब तक लिए रहेंगे, उसको कब आज़ाद करेंगे? निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग एक शिक्षा, एक देश, एक शिक्षा की मांग करेंगे, और मिडिल क्लास को भी उससे थोड़ा निजात दिलाएंगे टैक्स से। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।